हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हम अपने पिछले वीडियोस में प्लेटो, अरस्तु और लेजाइन्स का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम क्रोचे पढ़ेंगे। ये एक सौंदर्य शास्त्री थे। वह अभिव्यंजनावाद को बढ़ावा देते थे। इसका प्रश्न हमें इस प्रकार से आ सकता है। बेनेडिक्टो क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संक्षेप में उल्लेख करते हुए उसकी सीमाओं का निर्धारण कीजिए और इसके सौंदर्यवादी दृष्टिकोण की समीक्षा कर इसकी उपयोगिता पर विचार कीजिए। बेनेडिक्टो क्रोचे आधुनिक युग का प्रसिद्ध विचारक था और उसका समय सन 1866 से 1952 तक माना गया है। इसका इटली के सभ्य समाज में बहुत अधिक सम्मान था और वह वहां शिक्षा मंत्री भी रहा। उसने इतिहास के स्वरूप, सौंदर्य शास्त्र, मार्क्सवादी अर्थ व्यवस्था एवं आत्म दर्शन आदि अनेक विषयों को अपने विशिष्ट सिद्धांतों के आलोक में गंभीर विवेचन किया है। इसने सन 1903 में एक आलोचक पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ किया। साहित्य जगत में इसकी मौलिक एवं महत्वपूर्ण देन के कारण कोलंबिया विश्वविद्यालय ने इसे स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित भी किया। क्रोचे एक आत्मवादी दार्शनिक थे और उसने समय समय पर अपनी कृतियों में भौतिकतावादी परंपरा पर सशक्त प्रहार किए हैं। सौंदर्यवादी दृष्टि एवं अभिव्यंजनावाद की स्थापना। वास्तव में क्रोचे मूलतः सौंदर्य शास्त्री था और उसने आरंभ में ही इस बात पर जोर दिया था कि आलोचना सौंदर्य शास्त्र का ही एक अंग है तथा उसे एक प्रकार से व्यवहारिक सौंदर्य शास्त्र समझना ही युक्ति संगत होगा, क्योंकि उसने सौंदर्य शास्त्र के सिद्धांतों को दार्शनिक अनुशासन के रूप में अधिक परिचय अर्थात सहारा देना अधिक परिचय दिया जाता है। अतएव इसलिए क्रोचे की दृष्टि में साहित्य एवं आलोचना के लिए सौंदर्य शास्त्र के पास ठोस भूमि विद्वान है और वह आलोचना की सौंदर्य शास्त्र में ही समाहित अर्थात स्थापित करने के समर्थक है। इस प्रकार क्रोचे ने न केवल सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से साहित्य एवं कला की समस्याओं पर विचार किया था, अपितु आधुनिक अभिव्यंजनावादी आंदोलन के विकास में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि अभिव्यंजनावाद के मूल सिद्धांत उसके विचारों पर ही आधारित हैं। स्वयं क्रोचे अभिव्यंजनावाद को ही सर्वस्व मानता है और उसका विचार है कि अभिव्यंजना ही सौंदर्य है तथा सौंदर्य ही अभिव्यंजना है। क्रोचे के कथन अनुसार कवि के हृदय में कल्पना की स्थिति प्रतिभा के सदृश ही होती है और जिस प्रकार कवि की प्रतिभा जन्मजात होती है उसी प्रकार उसकी कल्पना शास्त्र कृति भी, क्योंकि यही कल्पनात्मक काव्य सृजन में उसकी मूल प्रेरणा होती है। इसे कवि का मौलिक धर्म कहा जा सकता है और वह काव्य में जो भाव अभिव्यक्त करता है वह इसी कल्पना की अभिव्यक्ति होती है। यहाँ ये स्मरणीय है कि क्रोचे के ने अभिव्यंजनावाद के स्वरूप को जो विवेचना की है उसके मूल में ही ये धारणा है कि और उसने कल्पना का काव्य या कला में अत्यधिक महत्व मानते हुए कल्पना को कला का जीवन कहा है तथा उन धारणाओं का विरोध किया है जिसके अनुसार कल्पना को केवल ब्रह्म अभिव्यक्ति कहकर उसका महत्व कम किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है और हम इसे 4 भागों में पूरा करेंगे। धन्यवाद।